सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस। दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बीएसएबी 12th फाइनल एग्जाम 2024 के लिए सब्जेक्ट बायोलॉजी का अर्थात जीव विज्ञान का। मैं इसमें 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो इंटरनेट मॉडल पेपर 2024 का है और 100% गारंटी पूछेगा मतलब 35 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो 35 के 35 रामबाण साबित होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहेगा और 2024 का एग्जाम में कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो चलता हूं आज का डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जो बहुत ही मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखेगा। फर्स्ट में बोल रहा है कि बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। बीजांड है जो विकसित होकर क्या बनाता है दोस्तों, तो बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात बीज बनाता है। बीजांड विकसित होकर क्या बनता है, तो बीज बनता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बीज किस फल का बीज चोल खाया जाता है। कौन सा फल है जिसका बीज चोल खाया जाता है, तो बता दूं कि दो का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी था। लीची का कौन सा खाया जाता है, तो बीज चोल। अच्छा लीची का तो हाँ बीज चोल भी खाया था, उसको एरिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो लीची का एरिल भी बोलते हैं उसको, समझे। तो जो ऑप्शन में एरिल रहेगा तो एरिल मारेगा और अगर एरिल नहीं रहेगा तो बीज चोल बोलेगा तो लीची। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि युग्मनज क्या है। युग्मनज क्या है, अगुणित है, द्विगुणित है, त्रिगुणित है या इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। तो बताइए आप लोग कि युग्मनज क्या है। तो बताओ दोस्तों कि तीन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात द्विगुणित है। क्या है, युग्मनज क्या है, तो एक प्रकार का द्विगुणित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात ऑप्शन बी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है चौथा कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फलों को कहते हैं। हवा के द्वारा परागित होने वाले फलों को क्या कहा जाता है। कीट परागित कहा जाता है या वायु परागित कहा जाता है या हवा परागित कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों कि हवा के द्वारा जो परागित होता है उसको क्या बोलते हैं, तो वायु परागित बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे पांचवा क्वेश्चन है कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। स्तनधारी बोला जाएगा अर्थात मादा में डायरेक्ट बोली ना, मादा के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो शुक्राणु के मादा के भाग में पाया जाता है दोस्तों, 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर मार लीजिए आप लोग ऑप्शन सी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे छठा क्वेश्चन पर मानव मादा में गर्भकाल कितनों दिनों तक होता है। 30 दिन का, 90 दिन का, 9 माह का या 7 माह का। तो आप लोग का तो पता है कितना दिन का होता है दोस्तों, तो 9 मंथ का मानव मादा में अर्थात मादा तो बोल ही रहा है अर्थात स्त्रियों में जो गर्भकाल होता है वो कितने दिनों का होता है, तो 9 माह का। सिर्फ स्त्री मानव जाति में पूछ रहा है, जंतु में नहीं पूछ रहा है क्योंकि जंतु का तो अलग अलग होता है। हाथी का ज़्यादा होता है, घोड़ा का कम होता है, गाय का बछड़ा के सब कम होता है, लेकिन यहाँ मानव का पूछ रहा है तो मानव का 9 मंथ का होता है दोस्तों। आगे चलते हैं सातवां क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन कि मानव में निषेचन होता है। मानव में निषेचन कहाँ होता है। निषेचन तो आप लोगों को पता है कि नर और मादा के संलयन को क्या बोलते हैं, तो निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो यही बोल रहा है कि मानव में निषेचन कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है, योनि में होता है या अंडाशय में होता है या फैलोपियम नालिका में होता है। तो 7 का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात फैलोपियम नालिका में होता है। मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियम नालिका में होता है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। बी नहीं होगा, ए नहीं होगा और सी नहीं हो गया। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे कि गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है। तो बता दो दोस्तों कि 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी। इनमें से सभी कौन कौन, तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बोल कि मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सा विधि द्वारा वृषणों को हटाया जाना क्या कहलाता है। वृषण को मतलब पुरुष में क्या बोला जाता है, पुरुष को मतलब डायरेक्ट बोले पुरुष नसबंदी। क्या, पुरुष नसबंदी। चलिए यहाँ लिख देते हैं एकदम ठेठ भाषा में कि पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं। तो 9 का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए था वंध्याकरण। वंध्याकरण कहाँ से, बेसेक्टोगेमी हो गया। क्या, बेसेक्टोमी। राइट आंसर हो गया दोस्तों क्या, ऑप्शन डी हो गया, बासेक्टोमी हो जाएगा। आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन पे।
10वां क्वेश्चन है कि एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात होता है, वो कितना होता है? संकरण क्रॉस का जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक नहीं बल्कि फिनोटाइपिक बोल रहा है, तो 10 का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात 3:1 होता है। कितना? तो 3:1 राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है कि द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होगा? पिछल का क्या बोला? पिछल का बोल रहा था एक संकर क्रॉस का, अगला बोल रहा है 11वां क्वेश्चन द्विसंकर क्रॉस का जो फिनोटाइपिक अनुपात होता है वो कितना होता है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात 9 कितना? 9:3:1 होगा दोस्तों। और एक संकर में कितना हुआ? तो एक संकर में 3 सिर्फ 1 था, लेकिन यहाँ द्विगुणित में बोला द्विसंकर में तो हो गया 9:3:1 राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं 12वां के दौर पे। 12वां के दौर पर मेंडल ने प्रस्तावित किया था, मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था? सहलगानता का नियम किया था, या 10% ऊर्जा का नियम किया था, या आनुवंशिकता का नियम, या इनमें से कोई नहीं? तो बता दूं दोस्तों कि मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था, तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी था आनुवंशिकता का जो नियम था वो किसने प्रस्तावित किए थे? तो मेंडल ने। कौन सा पौधा पर? तो मटर के पौधा पर उन्होंने अपना प्रयोग सिद्ध किया था आनुवंशिकता का नियम का। तो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी। आगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन का मनुष्य के लिंग निर्धारण होता है, मनुष्य के जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में बोल रहा है कि माँ के पोषण के द्वारा, बी में बोल रहा है कि पिता की प्रबलता के द्वारा, या सी में बोल रहा है कि लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग के द्वारा, या डी में बोल रहा है कि भ्रूण के विशिष्ट पोषण के द्वारा। तो बता दूं दोस्तों कि 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी था तो लिंग गुणसूत्रों की विशिष्ट संयोजन के द्वारा क्या होता है? मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। समझे? तो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला 14वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एक जोड़ी दो लड़कियां, क्या बोल रहे हैं? एक जोड़े को दो लड़कियां हैं, तीसरा संभावित शिशु लड़की होने की संभावना होगा। मतलब एक व्यक्ति है, उनका उनका क्या है? तो दो को लड़की है, और अगर तीसरा बोल रहा है कि तीसरा शिशु जन्म लेगा तो लड़की होने की संभावना कितना % होगा? तो 14 का राइट आंसर हो रहा है दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात 50% है कि मतलब कि तीसरा भी क्या होगा? तो लड़कियां ही होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी, मतलब 50-50 बोल रहा है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है, 50-50 बोल रहा है। आगे चलते हैं अगला 15वां क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन है कि रुधिर वर्ग बी का जीनोटाइप होगा। बी का जो जीनोटाइप, आप लोगों को तो पता है कि ब्लड ग्रुप कितना होता है? ब्लड ग्रुप कितना होता है? तो ए ओ बी ए बी, ये तो आप लोग को पता है। तो बी का जो बोरा जीनोटाइप क्या होगा? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन क्या हो गया? तो 15 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी था बी बी या बी ओ। बी होगा, मतलब ये वाला बी होगा या बी ओ हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से 16वां क्वेश्चन, ओपरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता था? चारों ऑप्शन आना चाहिए ना। बोले कि ओपरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जिन का सिंथेसिस करता है, या जिन का एक्सप्रेशन करता है, या जिन का रेगुलेशन करता है, या जिन का फंक्शन करता है? तो बता दो दोस्तों को 16 का जो राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन सी था जिन का रेगुलेशन। ओपरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो जिन का रेगुलेशन करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे 17वां पे। 17वां क्वेश्चन है कि BDNA के एक टुकड़े घुमाव में नाइट्रोजन बेस के कितने पेयर्स होते हैं? मतलब कितने पेयर्स, मतलब क्या कितने जोड़ा पाया जाता है? तो बता दूं दोस्तों कि 17 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात 10 जोड़ा पाया जाता है। किसका? तो बीटा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एसिड के पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजन बेस के 10 जोड़ा उसमें पाया जाता है। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन तो हम लॉन्ग दे दिया है, और इसका जो ऑप्शन दिया है बहुत छोटा दिया है। बोले कि यदि भ्रूण पोष की कोशिकाओं में 24 गुणसूत्र हो तो युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगा? तो बता दूं दोस्तों कि 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात 8 हो जाएगा। कितना? 8 हो जाएगा। क्या बोल रहा है? कहते भ्रूण पोष की कोशिकाओं में 24 को गुणसूत्र है, ठीक, तो युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाएगा? तो 8 हो गया। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ये हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे कि इनमें कौन सा जीवाणु जनित रोग है? मतलब इन चारों ऑप्शनों में से कौन है जो जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है? कुष्ठ रोग है, हैजा है, क्षय रोग है, या उपयुक्त सभी है? तो बता दूं दोस्तों कि 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी जो क्या है किसके द्वारा? तो जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। कुष्ठ रोग भी है जीवाणु के द्वारा, क्षय रोग भी है, और हैजा भी है, मतलब उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे 20 पे।
20 में बोला कि एंट अमीबा इनमें से क्या है, एंट अमीबा क्या है, जीवाणु है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है या कवक है। तो 20 को बताएंगे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात प्रोटोजोआ। एंट अमीबा इनमें से क्या है, तो प्रोटोजोआ। मतलब एंट अमीबा हिस्टोलिटिका भी देता है, लेकिन हिस्टोलिटिका यहाँ नहीं दिया है, डायरेक्ट पूछा है कि एंट अमीबा इनमें से क्या है, तो प्रोटोजोआ है दोस्तों। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब बता दूं कि जो भी चैनल पर नया हो बता दूं कि मेरा नया चैनल नहीं है, बल्कि मेरा ये सेकंड चैनल है। फर्स्ट चैनल का नाम है गुरु मस्ती GNMT। तो वो कुछ यूट्यूब के द्वारा कुछ नियम को पालन नहीं करेंगे वजह से टेक्निकल इशू की वजह से कुछ दिन के लिए बैन कर दिया गया है। तो इसको आप लोग फुल सपोर्ट करिए GMG क्लासेस को, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके। 21वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑंकोजीन किसके लिए उत्तरदायी है, कैंसर के लिए, एड्स के लिए, क्षय रोग के लिए या पोलियो के लिए। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए था कैंसर के लिए। ऑंकोजीन किसके लिए उत्तरदायी है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, कैंसर के लिए उत्तरदायी है। आगे चलते हैं 22 पे कि इनमें से किनके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है। डेंगू का विस्तार मतलब डेंगू किनके द्वारा फैलता है, शीशी मक्खी के द्वारा या मच्छर के द्वारा या प्रदूषित वायु के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सभी को बताएंगे दोस्तों। तो बता दूं कि 22 का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी था मच्छर के द्वारा। डेंगू किसके द्वारा फैलता है, तो मच्छर के द्वारा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे 23वां पे। 23वां है कि जीस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। जीस्ट में जो प्रजनन होता है वो किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा, विखंडीकरण के द्वारा या परागण के द्वारा या इनमें से सभी के द्वारा। तो बताएंगे सभी कोई। तो बता दूंगे 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात मुकुलन के द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है, जिसमें प्रजनन मुख्यतः मुकुलन के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा। आगे चलते हैं 24 पे। 24 में बोल रहा है कि दही एवं पनीर उत्पादक है। दही एवं जो पनीर उत्पादक है वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो 24 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात किण्वन के द्वारा। किनके द्वारा, तो किण्वन के द्वारा दही और दूध या पनीर उत्पादित किया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो गया तो ऑप्शन ए अर्थात क्या, यहाँ पर क्या बोला पास्चुराइजेशन। तो पास्चुराइजेशन किसका कहते हैं, तो सिर्फ दूध का करते हैं। यहाँ लिख देते चलिए पास्चुराइजेशन किसका कहते हैं, तो मिल्क का करते हैं। लेकिन मिल्क नहीं बल्कि हम लोग का पूछ रहा दही एवं पनीर, तो ये हो गया किण्वन के द्वारा। आगे चलते हैं 25 पे। 25 में बोला दोस्तों कि एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है। एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है, समुद्री घास से, मक्का से, इनमें से कोई नहीं, या साइकस से। चलिए ऐसे डी यहाँ हो गया है और सी यहाँ हो गया है। तो बता दूं दोस्तों कि 25 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाता था, साइकस से प्राप्त किया था। क्या, एगारोज साइकस से प्राप्त किया था। करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन सी याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 26 पे। 26 में बोला कि इको RI एंजाइम का स्रोत है। क्या इको RI एंजाइम का स्रोत क्या है। तो बता दूं कि इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी था ई कोलाई। क्या इको RI एंजाइम का स्रोत क्या है, तो ई कोलाई। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे 27 पे। 27 में कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पर कि सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था। जीन चिकित्सा का जो उपयोग किया गया था दोस्तों वो किसके लिए किया गया था। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए था एडिनोसिन डाइएमिनेज की कमी के लिए। किसके लिए, तो एडिनोसिन डाइएमिनेज की कमी के लिए सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किया गया था। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे चलते हैं 28 पे। 28 में बोला दोस्तों कि बहुभ्रूणता सामान्यता इनमें से पाई जाती है। मतलब बहुभ्रूणता किन में पाया जाता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन डी था 28 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी था नींबू में पाया जाता है बहुभ्रूणता। किसमें, नींबू में। केला में नहीं होगा, टमाटर में नहीं होगा, आलू में नहीं होगा, बल्कि राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन डी था नींबू में बहुभ्रूणता पाया जाता है। आगे चलते 29 पे। 29 में बोला कि इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है। सिंघाड़ा है, या अर्थात पानी फल इसको भी बोलते हैं, नागफनी है, शीशम है, या एकेसिया है। तो बता दो दोस्तों कि 29 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन अर्थात पानी फल अर्थात क्या, सिंघाड़ा। इनमें से क्या है, जलोद्भिद मतलब जल में उत्पन्न होने वाला पौधा कौन, तो सिंघाड़ा। इसको पानी फल बोलते हैं, या जलकुंभी भी होता है। क्या, जलकुंभी भी होता है जो पानी में भी उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ वैसे तो नहीं दिया गया, नागफनी नहीं होगा, शीशम भी नहीं होगा और एकेसिया भी नहीं होगा। लेकिन करेक्ट आंसर कौन है, तो ऑप्शन ए हो गया सिंघाड़ा अर्थात पानी फल। आगे चलते हैं 30 पे। 30 में बोला दोस्तों कि बढ़ता, क्या थोड़ा सा रुकिए,
कि बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण उत्पन्न होता है? आम्ल वर्षा के कारण, या ओजोन परत में कमी कारण, या CO के प्रदूषण कारण, या CO2 के प्रदूषण के कारण। तो बता दो दोस्तों कि 30 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी था। तो ओजोन परत में कमी के लिए क्या होता है? बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन के दर क्या अधिकता होता है किसके कारण? तो ओजोन परत में कमी के कारण। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 31 पे दोस्तों। 31 में बोल रहा है कि कीटभक्षी पौधे कीटों को खाते हैं। क्या कीटभक्षी पौधे कीटों को क्या खाते हैं? मांस के लिए खाते हैं, या ऑक्सीजन के लिए खाते हैं, या खनिजों के लिए खाते हैं, या नाइट्रोजन के लिए खाते हैं? तो बता दूं दोस्तों कि 31 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात नाइट्रोजन के लिए। देखिए कीटपक्षी जो पौधा होता है ना, वो कीट को किस लिए खाता है? तो नाइट्रोजन एकत्रित करने के लिए दोस्तों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 32 पे। 32 में बोला दोस्तों कि पौधों जो चट्टानों पर उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो मतलब पौधा चट्टान पर उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो बता दूं दोस्तों कि चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या बोलो? लिथोफाइट कहा जाता है। क्या? लिथोफाइट बोला था चट्टानों पर उगने वाले पौधों को। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 33 पे। 33 तो आप लोग को पता होगा, हमें पूर्ण विश्वास है कि विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या इनमें से कितना है? उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या कितना है दोस्तों? तो 34 होगा। कितना? 34। राइट आंसर हो गया 34 हो जाएगा। आगे चलते हैं 34 पे। 34 में बोल के रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है? विलुप्त हो रहे पौधों की सूची है, या दुर्बल पौधों की सूची है, या आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची है, या इनमें से सभी है? रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है दोस्तों? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी। मतलब कौन कौन? मतलब जो विलुप्त हो रहा है पौधा उसका भी सूचित रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया गया है, और दुर्लभ पौधे वो भी, और आपत्ति प्राणियों आपत्तिग्रस्त मतलब विलुप्त के कगार पर जो पहुंच चुका है प्राणी या जीव कुछ भी हो, उसको रेड डाटा बुक में सम्मिलित करके रखा गया है। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 35वां क्वेश्चन पे। 35वां बोल का ICBN का पूरा नाम क्या है? ICBN का पूरा नाम क्या है? तो बता दूं दोस्तों कि इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। का इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर। क्या? बोटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN का फुल फॉर्म है। राइट आंसर आप लोग बी याद कर लीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे बस समाप्त हो गया मात्र 35 ही क्वेश्चन था। और आप लोग का फिर से बता दूं कि PDF के लिए अगर PDF आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम गुरु मस्ती GNMT चैनल के नाम से है। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा गुरु मस्ती GNMT तो आ जाएगा, और वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी PDF वहाँ सेंड कर दिया जाता है प्रतिदिन लाइव क्लास का और क्लास का। और कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, उसका तुरंत निवारण कर दिया जाएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। सपोर्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेगा। और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।